किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की कोशिश हो रही है कामयाब। किसानों की लागत कम होने के साथ साथ फसल की गुणवत्ता भी हो रही है बेहतर। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से दिल्ली में कई देशों के राजदूत और उच्चायुक्तों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। सी फूड के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर रहा जोर। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इस बार का सीजन लेकर आया है खुशियों की सौगात। मूंग और उड़द के बीजों का किया गया मुफ्त वितरण। गन्ने की कतारों के बीज लहलहाएंगी मूंग और उड़द की फसलें। उत्तर पश्चिम भारत में शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ ने दी दस्तक। मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालयी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बर्फबारी की आशंका। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सामाजिक सुरक्षा और MSME सेक्टर को लेकर 2 अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने एक तरफ अटल पेंशन योजना APY को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। वहीं दूसरी ओर SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता देने का भी फैसला किया है। इन दोनों कदमों का मकसद देश के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा देना और छोटे उद्योगों तक सस्ता लोन पहुंचाना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से दिल्ली में कई देशों के राजदूत और उच्चायुक्तों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य सी फूड के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और द्विपक्षीय व्यापार व अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संपर्क मजबूत करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने की। इस मौके पर राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल भी मौजूद रहे। सम्मेलन में राजदूतों और उच्चायुक्तों ने भाग लिया और सी फूड निर्यात से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। कई देशों के राजदूत के साथ, हाई कमिश्नर्स के साथ बैठक हुई, चर्चा हुई। उनके भी कई सुझाव आए हैं। अब हम लोग निर्यात को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडिशन पर, पैकेजिंग पर, ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उस पर कई सुझाव आए हैं। हम लोग इसको आगे कार्यान्वित करेंगे क्योंकि हम बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। देश के आर्थिक विकास में इस मंत्रालय को योगदान देना है। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव VL कांता राव ने जल क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी के लिए पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय राज्य जल सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गोवा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव ने सम्मेलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए इसमें भाग लेने वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास एवं कृषि विभाग के विभिन्न संगठनों की सेवाओं, कार्यों के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की दिशा में प्रेरित किया है। इससे जहां किसानों की लागत कम हो रही है तो वहीं मिट्टी की सेहत सुधर रही है। इसके साथ ही फसल की गुणवत्ता भी बेहतर हो रही है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है।
हमने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू की। आज लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग यानी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के जरिए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत देश भर में रसायन मुक्त, शून्य इनपुट, पारिस्थितिकी आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल से जहां एक ओर मिट्टी की उर्वरता लगातार घट रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों पर लागत का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ऐसे में प्राकृतिक खेती इस समस्या का अस्थायी समाधान बन सकती है। प्राकृतिक खेती में फसल उगाने के दौरान मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और क्लोरीन जैसे 17 महत्वपूर्ण पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, जो मानव शरीर को मजबूत बनाते हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। इसके अलावा प्राकृतिक खेती से मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं, पानी की जरूरत कम होती है और फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किसानों को गो आधारित खेती, जैविक घोल, देसी बीज और प्राकृतिक कीट नियंत्रण के तरीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जैविक और प्राकृतिक खेती का एक फ़ायदा ये है कि जो किसान भाई को जो लागत है, उसमें जो लागत लगता है खरीदने में, रासायनिक उर्वरक खरीदने में, वो कम हो जाएगा। तो एक तो फ़ायदा ये है। दूसरा है कि जो मिट्टी का सेहत है वो केवल उर्वरक और पोषक तत्व के ऊपर ही नहीं है, इसका एक बनावट है, इसका एक संरचना है जिसमें जैविक इसका ध्यान रखते हैं। और जैविक इस्तेमाल करने से जो सूक्ष्म जीव हैं उसका मात्रा मिट्टी में पर्याप्त में परिमाण में होता है और वो हमें जो मिट्टी में जमे हुए पोषक तत्व हैं उसको घोलने का काम करते हैं, फिर वो उपलब्ध कराने का काम कराते हैं। देश के कई हिस्सों में अब किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं और इसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आने लगे हैं। कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की ये पहल किसानों की लागत घटाने, मिट्टी की सेहत सुधारने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में एक बड़ा कदम और एक नई उम्मीद बनकर सामने आ रही है। शमीम अख्तर, किसान समाचार। और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इस बार का सीजन खुशियों की सौगात लेकर आया है। अक्सर गन्ने की खेती करने वाले किसान इस बात से परेशान रहते हैं कि गन्ने की फसल तैयार होने में लंबा समय लेती है और इस बीच खेत खाली पड़ा रहता है। लेकिन अब सरकार ने आपकी इस चिंता का पक्का समाधान निकाल लिया है। कृषि विभाग ने एक शानदार योजना शुरू की है जिसमें गन्ने के साथ मूंग और उड़द की सह फसली खेती इंटरक्रॉपिंग करने के लिए आपको बीज बिल्कुल फ्री कर दिए जा रहे हैं। ये सिर्फ खेती का एक तरीका नहीं है बल्कि किसान की मेहनत को सही सम्मान देने की एक कोशिश है। जब गन्ने की कतारों के बीच मूंग और उड़द की दालें लहलहाएंगी तो किसानों को बोनस के रूप में एक्स्ट्रा आमदनी होगी। सरकार का लक्ष्य है कि दालों के उत्पादन में यूपी को नंबर 1 बनाया जाए और इसके लिए किसानों को भारी सब्सिडी और मुफ्त मिनी किट बांटी जा रही है। महाराष्ट्र में वर्षों से अटकी बेम्बला सिंचाई परियोजना अब पूरी होकर शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इस परियोजना के प्रगति पोर्टल पर लाए जाने के बाद जिस तरह से काम ने रफ्तार पकड़ी, वे सुशासन का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। यवतमाल जिले की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से अब 4 तहसीलों के किसानों को सुनिश्चित सिंचाई का लाभ मिलेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की बेम्बला नदी पर आधारित बेम्बला सिंचाई परियोजना स्थानीय किसानों के लिए विकास की एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। इस परियोजना को अप्रैल 2007 में 2685 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी मिली थी। इसका उद्देश्य यवतमाल जिले की बाबुलगांव, कालम, रालेगांव और मारेगांव तहसीलों को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा देना था। लेकिन परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान कई गंभीर अड़चनें सामने आईं। भूमि अधिग्रहण, अधूरी नहर लाइनिंग और देहड़ी लिफ्ट सिंचाई योजना से जुड़े मुद्दों के कारण परियोजना लंबे समय तक अटकी रही।
परियोजना की अहमियत को देखते हुए इसकी पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रगति पोर्टल के तहत समीक्षा की गई। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रगति पोर्टल पर समीक्षा के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने समन्वय के साथ काम तेज किया। अतिरिक्त संसाधन जुटाए गए और नहर लाइनिंग समेत अन्य लंबित कार्य जल्द पूरे किए गए। अक्टूबर 2023 में बेमड़ा प्रोजेक्ट का समावेशन प्रगति पोर्टल में होने के वजह से बेमड़ा प्रोजेक्ट का काम जो फास्ट ट्रैक के ऊपर आ गया। अब फास्ट ट्रैक के आने की वजह से बेमड़ा प्रोजेक्ट में डहनी का काम है, मुख्य कालवा का लाइनिंग का काम है और फिर जो लैंड एक्विजिशन का काम है, ये सब काम ये फास्ट ट्रैक के ऊपर आ गए। इस वजह से प्रोजेक्ट अभी लाइन अप पे हो गया और इस साल जून 2026 तक प्रोजेक्ट का पूरा काम कंप्लीट करने का पूरा प्लानिंग है। प्रगति समीक्षा के बाद तस्वीर बदलती नजर आई। राज्य सरकार ने निगरानी बढ़ाई, अतिरिक्त बैचिंग प्लांट लगाए गए और कार्य योजना को दोबारा तैयार किया गया। इसके चलते कुल 112 किलोमीटर में से करीब 87 किलोमीटर नहर लाइनिंग का काम पूरा किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय और प्रगति पोर्टल की लगातार निगरानी का नतीजा यह हुआ कि वर्षों से अटकी बेमला सिंचाई परियोजना आखिरकार 30 जून 2025 को चालू हो गई। यह परियोजना शुरू होने से महाराष्ट्र में विदर्भ के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे आसपास की तहसीलों में किसानों को सुनिश्चित जल आपूर्ति मिलेगी। इससे फसल विविधीकरण और वर्षा पर निर्भरता में कमी आएगी। कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ किसानों की आय में सुधार और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। पहले हम एक फसल लेते थे, अभी पानी आने के बाद 2 फसल ले रहे हम। जब से वो कैनल आया है तब से हमारा कापूस, तूर, चना हम ले रहे, गेहूँ ले रहे। कैनल के भरोसे भी हम सब कुछ सुखी और समाधानी है और अच्छे हैं। बेमला सिंचाई परियोजना को प्रगति पोर्टल पर लाए जाने के बाद जिस तरह से काम ने रफ्तार पकड़ी वह सुशासन का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। यह परियोजना दिखाती है कि प्रगति जैसे मंच किस तरह वर्षों से लंबित योजनाओं को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाते हैं। विदर्भ के किसानों के लिए यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि विकास के नए अवसर लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निर्देश दिया कि जम्मू एवं कश्मीर के उधमपुर जिले के जीआई टैग प्राप्त पारंपरिक डेयरी उत्पाद कलाडी को व्यापक खाद्य अनुप्रयोगों और व्यंजनों के लिए बढ़ाया जाए और इसके मूल स्वाद, बनावट और पोषण संबंधी विशेषताओं को सख्ती से संरक्षित किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मूल्यवर्धन और शेल्फ लाइफ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इससे कलाड़ी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP पहल के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सके। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि किसी भी वैज्ञानिक हस्तक्षेप को सावधानीपूर्वक नियोजित किया जाना चाहिए ताकि पोषण, स्वाद और देसी विशेषताओं से समझौता न हो। उन्होंने कहा कि सीमित शेल्फ लाइफ कलाड़ी को स्थानीय बाजारों से आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा है। इसके मूल गुणों को बदले वैज्ञानिक प्रमाणीकरण, उचित पैकेजिंग और प्रसंस्करण के माध्यम से शेल्फ लाइफ में सुधार करना विपणन क्षमता और निर्यात क्षमता के लिए आवश्यक है। केंद्र सरकार के मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने चेन्नई स्थित ICAR केंद्रीय खारे पानी के मत्स्य पालन संस्थान और इसके मुट्टुकाडु प्रायोगिक केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने झींगा किसानों और मत्स्य उद्यमियों से सीधे संवाद कर उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन से जुड़ी उनकी सफलताओं, अनुभवों और चुनौतियों को जाना। डॉक्टर लिखी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत चल रहे भारतीय सफेद झींगा अनुवंशिक सुधार कार्यक्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने मछली, झींगा, केकड़ा, सजावटी मत्स्य, चारा मिल सहित विभिन्न अनुसंधान सुविधाओं का भी अवलोकन किया। झींगा भारत का प्रमुख समुद्री खाद्य निर्यात उत्पाद है जो कुल निर्यात का लगभग 70% है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बावजूद अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान झींगा निर्यात मूल्य में 21% और मात्रा में 12% की वृद्धि दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट अरावली की परिभाषा से जुड़े मसले पर फिर से विचार के लिए नई कमेटी बनाएगा। कोर्ट ने सरकार समेत सभी पक्षकारों से कहा कि वो कमेटी के लिए पर्यावरण और वन विभाग से जुड़े एक्सपर्ट के नाम दें।
कोर्ट ने कहा कि ये नई कमेटी अदालत की निगरानी में काम करेगी। कोर्ट ने कहा कि इस विवाद से जुड़े मसले पर विचार के लिए विस्तृत नोट कोर्ट के सामने रखे जाएं ताकि उन मुद्दों पर सुनवाई हो सके। वहीं राजस्थान के कुछ किसानों की ओर से पेश वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि अभी भी कुछ इलाकों में गैर कानूनी माइनिंग हो रही है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कहा कि वो सुनिश्चित करें कि कोई गैर कानूनी माइनिंग न हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लखनऊ अब राज्य का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां ताज़े कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत नगर निगम ने नगरपालिका ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। नवस्थापित शिवारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र में प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन कचरा संसाधित किया जाएगा। घर घर कचरा संग्रहण की दक्षता बढ़ाकर 96.5% और स्रोत पर कचरे को अलग करने का स्तर 70% से अधिक हो गया है। जैविक कचरे को खाद और बायोगैस में बदला जा रहा है, जबकि अजैविक कचरा पुनर्चक्रण और उद्योगों में उपयोगी ईंधन में परिवर्तित किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम भारत में आज एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ ने दस्तक दी है, जिसमें मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज और आने वाले कल के लिए इन इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर हो रही इस हलचल का सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालयी क्षेत्रों में आज मध्यम से लेकर भारी बर्फबारी होने की पूरी आशंका है। इसका सीधा असर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। मैदानी राज्यों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ ठंड बढ़ने के आसार हैं। कई जगहों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी गंभीर चेतावनी दी गई है। खराब मौसम के दौरान मैदानों में तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है। प्रशासन ने पर्यटकों को फिलहाल ऊंचाई वाली बर्फबारी वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है। ये पश्चिमी विक्षोभ कल यानी 23 जनवरी तक पूरे क्षेत्र में सक्रिय रहने वाला है। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कपास, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। ये मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग का आधार है और लाखों लोगों की आजीविका का साधन है। कपास की खेती के लिए गर्म जलवायु, मध्यम वर्षा और गहरी काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। कपास के भाव की बात करें तो बुधवार को ज्यादातर मंडियों में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 20 जनवरी को कपास की खरीद 7,780 रुपए पर हुई। 21 जनवरी को इसका भाव 100 रुपए की तेजी के बाद 7,880 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान कपास के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 20 और 21 जनवरी को कपास 7,900 रुपए के भाव पर टिकी रही। वहीं मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में 21 जनवरी को कपास का दाम 200 रुपए उछलकर 7,000 रुपए से 7,200 रुपए पर पहुंच गया। साथ ही तेलंगाना की आदिलाबाद मंडी में 20 जनवरी को कपास के सौदे 7,354 रुपए पर हुए। 21 जनवरी को यहां इसका भाव 346 रुपए की मजबूती के बाद 7,700 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के नए आंकड़ों के अनुसार इस साल यानी साल 2025-26 में कपास की पैदावार में थोड़ी कमी आने की संभावना है। जहां पिछले साल लगभग 297 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ था, वहीं इस साल इसके गिरकर करीब 292 लाख गांठ रहने का अनुमान है। आजकल देश की अलग अलग मंडियों में प्याज नियमित रूप से पहुंच रही है। बुधवार को प्याज की आवक अच्छी रही, वहीं इसके भाव में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। साथ ही कुछ मंडियों में प्याज स्थिर भाव पर बिकी। एगमार्कनेट के आंकड़ों के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 20 जनवरी को प्याज का दाम रहा 1430 रुपए, जो कि 21 जनवरी को 75 रुपए टूटकर 1355 रुपए के स्तर पर आ गया। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज की खरीद फरोख्त भाव में बढ़त के साथ हुई।
यहाँ 20 जनवरी को इसका भाव रहा 1450 रुपए, जो कि 21 जनवरी को 50 रुपए चढ़कर 1500 रुपए पर पहुंच गया। वहीं इस दौरान पंजाब की जलालाबाद मंडी में प्याज के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 जनवरी को प्याज बिना किसी फेरबदल के 1800 रुपए पर बनी रही। साथ ही उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 20 जनवरी को प्याज की कीमत रही 1600 रुपए, जो कि 21 जनवरी को 30 रुपए टूटकर 1570 रुपए पर आ गई। बता दें कि प्याज भारत की सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय सब्जियों में से एक है, जिसे रसोई की रानी भी कहा जाता है। प्याज न केवल स्वाद बढ़ाने के काम आती है, बल्कि ये व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत मायने रखती है। प्याज की पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय के नए आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में प्याज का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा होने वाला है। जहां पिछले साल देश में लगभग 243 लाख टन प्याज की उपज हुई थी, वहीं इस साल प्याज की पैदावार बढ़कर करीब 308 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि इस बार पिछले साल की तुलना में 65 लाख टन ज्यादा प्याज पैदा होगी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के उत्तर में स्थित तटीय इलाकों में अभी धान और रागी की रोपाई करते रहें। तिल और मूंगफली की बुवाई के साथ गन्ने की रोपाई के लिए भी यह समय ठीक है। आंध्र प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में धान लगाने से पहले खेत को अच्छे से तैयार करें। धान की नर्सरी से पौधे निकालने से 1 हफ्ते पहले कीड़ों से बचाव के लिए कार्बोफ्यूरान डालें। केरल में धान की कटाई का काम जारी रखें। जहां दोबारा बुवाई करनी है, वहां जल्दी पकने वाली या ज्यादा गर्मी सहने वाली धान की किस्में बोएं। माकम और अन्नपूर्णा जैसी जल्दी पकने वाली और पौर्णमी जैसी गर्मी सहने वाली किस्में अच्छी रहेंगी। तमिलनाडु में रबड़ के पेड़ों की पत्तियां गिरने लगी हैं, इसलिए अभी रबर से लेटेक्स निकालना बंद कर दें। लौंग की फसल में जब फूलों की कलियां हरे से हल्के गुलाबी रंग की होने लगें, तभी उनकी तुड़ाई करें। कलियां पूरी बनी हों लेकिन खिलने से पहले तोड़ लें। कर्नाटक के पहाड़ी इलाकों में गन्ने की कटाई करें। जहां धान की कटाई हो चुकी है, वहां खेत में बची नमी का उपयोग करते हुए उड़द, मूंग जैसी दलहनी फसलें और सनई जैसी हरी खाद बोएं। दक्षिण ट्रांजिशन क्षेत्र में अदरक और हल्दी की खुदाई करें। कर्नाटक के दक्षिणी शुष्क इलाकों में धान की कटाई पूरी करें। सब्जी, दाल और नई फसलों को जरूरत के अनुसार पानी दें। साथ ही समय पर निराई, गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाने और खाद देने का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है।
तो आइए खेती किसानी के साथ साथ जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें खास खबर में। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर एक बार फिर तत्काल कार्रवाई की मांग उठाया। ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं लगाई गई हैं। पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक मनिरुल इस्लाम के एक कथित भड़काऊ बयान का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पश्चिम बंगाल में कानून के शासन को खुली चुनौती देते हुए तृणमूल कांग्रेस के विधायक मनिरुल इस्लाम ने विवादित और भड़काऊ बयान दिया है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में टीएमसी विधायक खुद अशांति का नेतृत्व कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में सुरक्षा तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के संवेदनशील रामबन जिले में भी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।